हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ बिट लेट बट ठीक है। अब थोड़ा आई ट्राई कि जल्दी जल्दी मैं हर चीज़ कवर करूँ। सो अभी आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट इज़ द चॉस्की डिकम्पोजिशन। हम चॉस्की डिकम्पोजिशन क्यों करते हैं? ताकि हम अपने मैट्रिसेस को ना थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। एंड जब हम आगे चल के जो हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे गॉसियन प्रोसेस हो गया, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशंस हो गए, सो इन सब चीज़ों में जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ा फास्ट हो जाए। ठीक है। जो स्पेस है वो कम कंज्यूम हो। ठीक है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेमोरी कम ले। ठीक है। सो उन सब चीज़ों के लिए हम चॉस की डिकम्पोजिशन करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ बेसिकली अ स्क्वायर रूट ऑफ सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अब मुझे आप लोग बताना या आप खुद रिवाइज करना व्हाट इज़ सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ पीडीएस वगैरह। तो ये आप बताओ कि क्या होता है। जिन्होंने भी वीडियो देखी है ये इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो जब भी हम मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं दैट इज़ नोन एज अ चॉस्की डिकम्पोजिशन। सो इट मेक्स आर कैलकुलेशंस मच मोर बेटर, ईजियर, फास्टर एंड इट इज़ एफिशिएंट एंड इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। ठीक है। तो क्या होता है, हमने ये मेरा मैट्रिक्स है, मैंने इसको L इंटू एल ट्रांसपोज, ये क्या होता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें हम इसको डिकम्पोज करते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ये आपके डायगोनल के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या होती हैं, ज़ीरो। ठीक है। सिर्फ यहाँ यहाँ वैल्यूज़ होती हैं, रेस्ट ऑल वैल्यूज़ आर ज़ीरो। एंड सेकेंड इज इट्स इसका ट्रांसपोज। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, सो इफ़ दिस इज़ माई मैट्रिक्स, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस स्पेस में एंड ये उसका ट्रांसपोज होता है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो इट्स बेसिकली प्योर मैथ्स। ठीक है। पूरा मैथमेटिकल है एंड यूज़ केस क्या है वो मैंने बता दिया। तो हम लोग करते कैसे, सबसे पहले हम डायगोनल्स को कैलकुलेट करेंगे। दिस L11 L22 L33 कैसे कैलकुलेट होता है? L11 इसका अंडर रूट होता है, L22 क्या होता है, इसका अंडर रूट माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है। इसका अंडर रूट माइनस इसका स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉर्मूलोज को याद करने में, बट हो जाएगा। ठीक है। देखिए रहा फॉर्मूला आपका, अंडर रूट ऑफ A22 माइनस L21 का स्क्वायर। तो जब हम L33 कैलकुलेट करते हैं ये क्या होता है, इट इज़ अंडर रूट ऑफ A33 माइनस इन दोनों का स्क्वायर प्लस स्क्वायर और इनका प्लस। ठीक है। ये रहा, इनके स्क्वायर्स को प्लस करते हैं एंड A33 से माइनस करके इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो दीज आर योर डायगोनल एलिमेंट्स। अब क्या बचा मेरा बचा, मेरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ आई विल हैव टू कैलकुलेट L21 31 एंड 32। सो L21 कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज़ A21 डिवाइडेड बाय L11। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज़ इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है। L21 क्या है? A21 डिवाइडेड बाय L11। वैसे ही L31 क्या है? मेरा A31 डिवाइडेड बाय L11, सेम एज अबव। A31 डिवाइडेड बाय L11 मतलब इसके जो एडजेसेंट में है वो, मतलब इसके जो उसमें है एंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, एंड ये क्या है, इसके एडजेसेंट में जो है एंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है। अब क्या बचा? L32 क्या है मेरा, इसके एडजेसेंट में क्या है, A32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय L22। L31 और L22 जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसके एडजेसेंट में मेरा था ये A32, इसमें क्या माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय L22। जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम में क्या डिवाइड हो रहा था, L11, तो सेकेंड कॉलम में क्या डिवाइड होगा, L22। ठीक है। इसमें हमने इनके एडजेसेंट्स लिए थे, इसमें मैंने इसका एडजेसेंट लिया है एंड प्लस मैंने इन दोनों को माइनस भी किया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला। ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आप देख लो, आपको ये बुक में भी मिल जाएंगे, जीपीटी में मिल जाएंगे, गूगल में भी मिल जाएंगे, बट इनको थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो दिस इज़ माई मैट्रिक्स। अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाली हूँ L11 इसमें। ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, L11 क्या होता है हमारा, A11 का अंडर रूट। ठीक है। फिर ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है। फिर इसके बाद L22 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है। ये मैंने लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 13 माइनस स्क्वायर ऑफ L21। ठीक है। फिर L33 क्या है, अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है। इसके जो एडजेसेंट में था 29 माइनस स्क्वायर ऑफ L31 एंड L32। ठीक है। ये रहा आपका L31 L32 के का प्लस का स्क्वायर। एक मिनट ना, मैं इसको चार्ज पर लगा दूँ। मेरे टैबलेट में कभी बैटरी नहीं होती क्योंकि मैं हमेशा इसको यूज़ करती रहती हूँ। इट वर्क्स 24 आवर्स। या ठीक है। कैंसर। तो इसका क्या हो गया हमारा,
क्या सॉरी L33 में क्या है, इसका अंडर रूट ऑफ इसका एडजेसेंट वैल्यू इज़ 29 एंड इन दोनों के स्क्वायर का माइनस, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का माइनस, यही बताया था मैंने फॉर्मूला, यस L31 एंड L32, ठीक है, L31 एंड L32 परफेक्ट। अब उसके बाद क्या बचा मेरा L21 में क्या बताया था, ये वैल्यू इसका एडजेसेंट ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, ठीक है, इसके एडजेसेंट क्या है 6 एंड डिवाइडेड बाय A11 L11, तो वो मैंने लिख दिया L11, ठीक है। एंड L31 की वैल्यू क्या होगी, L31 के इसमें एडजेसेंट क्या था 8 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 जो कि L11 है मेरा। फिर बचा दिस L32 में क्या होगा, इसके एडजेसेंट में क्या है 18 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विच इज़ 6 8 48 एंड L11 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर इसका तो ऊपर ये था एंड इसके ऊपर क्या था दिस 13 डिवाइड माइनस L21 का स्क्वायर, तो जिसको मैंने डायरेक्टली L22 लिख दिया है, ठीक है, और सिंप्लिसिटी। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, तो अंडर रूट 4 इज़ 2 देन और फिर इसके बाद 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 विच इज़ 3, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4, फिर 13 माइनस L21 का स्क्वायर इसका स्क्वायर दैट इज़ 9, तो 13 माइनस 9 का अंडर रूट 2, देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं 18 माइनस 48 L1 का स्क्वायर विच इज़ L1 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 48 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 12, 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाय L22 तो विच इज़ दिस, यहाँ पे आ गया 3, फिर उसके बाद 29 माइनस L31 का स्क्वायर विच इज़ 4 का स्क्वायर, तो 29 माइनस 16 माइनस 32 का L32 का स्क्वायर दैट इज़ 3 इट इज़ 9, तो ये आ गया आपका 29 माइनस 9 20 माइनस 6 4, इसका 4 का अंडर रूट विच इज़ 2, ठीक है। तो मेरा ये L और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम, तो विच इज़ 2 3 4 0 2 3 0 0 2, तो अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये मेरा L की वैल्यू, ये मेरी L ट्रांसपोज की वैल्यू, तो इसको जो मैंने सॉल्व किया आप चेक कर लेना खुद से, तो ये यही आएगा, ठीक है, ये मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, विच इज़ योर A। नाउ अब ये यूज़फुल कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे A का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अभी तो क्या प्रोसेस था, इसको लेते थे फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते थे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको लेते थे फिर इसको सॉल्व करते थे मल्टीप्लाई करते इसके माइनस से, फिर इसको लेते थे फिर इनका सॉल्व करते थे एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि सिंपली जो भी आपकी डायगोनल वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे डायगोनल वैल्यूज़ क्या थे इसमें, सो फर्स्ट अच्छा मैंने इसमें यहाँ पे आपको पहले डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाया है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया है मेरा 64, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब इसको कैलकुलेट करता है तो मेरा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 2 2, तो मैंने इनके स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया विद 64 विच इज सेम, ठीक है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ चॉस्की डिकम्पोजिशन, ये आपके उसी मैटर्स को थोड़ा सा आसान बना देता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने फास्ट में बताया है, आप इसको स्लो में देख सकते हो, ठीक है। आप एक काम करना है, इसको जब सॉल्व करना तो इसको क्या करना, आप ये सारे फॉर्मूलेस को एक पेपर में लिखना, ठीक है, फिर उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, आपके पास फॉर्मूलेज हैं, आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपको बस सिंपल मैथ्स लगानी है, ठीक है। तो कैलकुलेट ये सब जो है इतना हॉच पॉच हुआ है ये सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई अंडर रूट है, तो इट्स वेरी बेसिक मैथ्स। तो बस एक फॉर्मूलेस को जो मैंने बताया उनको एक जगह नोट डाउन करना है एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, सो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। हाँ, तो शुरुआत में थोड़ा सा फॉर्मूले याद करने में टाइम लगेगा बट इट्स ओके, ठीक है। नाउ हाँ ठीक है, इस ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं फॉर, ताकि न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी आ जाए, मेमोरी कम यूज़ हो, थोड़ा सा फास्ट हो जाए प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ए की जगह मैंने डाल दिया L ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू बी, देन आई कैन, इसको मैंने सिंपल वाई दे दिया L ट्रांसपोज एक्स को, ठीक है, तो इट इज़ माई L/B। सो फिर उसके बाद फॉर y आई विल कैलकुलेट दिस, सो दिस इज हाउ आई कैन ईजिली कैलकुलेट एंड फास्टली कैलकुलेट द प्रोसेस, ठीक है। नाउ इज अ 3-step डांस। व्हाट इज 3-step डांस, वाई वी डू दिस, देखो अगर आपको फिनेंस का एग्जाम्पल देखना वो मैं लास्ट में बताऊंगी, फर्स्ट आई विल टेल यू द बेसिक इंट्यूशन कि होता है क्या है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज माई E1 E2 एंड दिस इज माई P1 P2,
P1 P2 के आपका ईगन वेक्टर्स, दीज आर माय ईगन वेक्टर्स, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये कभी कभी मुझे ना थोड़ा सा धोखा दे सकता है कि एक्चुअल में ये तो मेरा एकदम वो क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी ऑर्थोगोनल, ठीक है, इट इज़ वेरी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एक तरीके से। लेकिन जब हमें थोड़ा सा रियलिटी देखनी होती है ना, अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया या फिर मैंने इसको कंप्रेस किया या क्या किया, तो फिर ये कैसे चेंज होगा। अब मैं इसको अगर डायरेक्टली ऐसे बताऊं कि अगर ये मैंने एक तरीके से फॉर एग्जांपल एक डो लिया एंड मैंने उसको स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन, तो ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसको इस फॉर्म में लेकर कैसे आया, अगर मुझे चेक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डो है, डो इज़ अ बेसिकली छोड़ो, अगर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, यही मैं एग्जांपल यूज़ करने वाली थी, बट अगर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसमें मेरे 2 स्टॉक्स हैं, तो उनको अगर मैं पोर्टफोलियो को बस एज इट इज़ एक बताओ तो कि ये मेरा पोर्टफोलियो, तो दैट पोर्टफोलियो इज़ दिस, ठीक है। लेकिन दोनों स्टॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, कुछ रिस्क ज़्यादा कैलकुलेट कैरी कर रहे होंगे, कुछ रिटर्न ज़्यादा कैरी कर रहे होंगे, या एटसेट्रा एटसेट्रा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। लेकिन जब मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाती हूँ एंड मैं उसको बस एक तरीके से लिख देती हूँ कि दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, तो दिस इज़ दैट, ठीक है। लेकिन उस पोर्टफोलियो में अगर मेरा रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, वो सब अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो मेरा जो पोर्टफोलियो वो इस तरह से दिखता है, जिसमें से ये वाला जो एरिया इट शोज अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, एंड दिस एरिया इट शोज बेसिकली योर लो रिस्क एंड लो रिटर्न। तो ये मुझे पता कैसे चलेगा, तो मुझे पता कि यहाँ से मैं यहाँ पे कैसे आऊँगी, तो इट इज़ अ 3 स्टेप डांस। ये पूरा एक 3 तरह का स्टेप होता है। पहले मैं उसको रोटेट करूँगी, ठीक है, ताकि वो अलाइन करे इस E1 E2 की लाइन पर, ठीक है। तो यह मेरा जो P2 एंड P1 हो गया, ये ऐसे आ गया। फिर उसके बाद मैं उसको स्ट्रेच करूँगी, स्ट्रेच के अब हम लोगों ने ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर पढ़ रखा है। ईगन वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच, एंड ईगन वैल्यू क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेच। तो अगर मैंने बोला कि मैं ये जो मेरा P2 है कि मेरा ये डायरेक्शन था, ये P1 मेरा ये डायरेक्शन था, और मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो ये कितना स्ट्रेच होगा, λ2, एंड ये कितना स्ट्रेच होगा, λ1। व्हाट इज़ योर लैम्डा, दीज आर योर ईगन वैल्यूज। अगर मैंने इस डायरेक्शन पे स्ट्रेच किया तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेच होगा, λ2। इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करूँगी तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेच होगा, λ1। तो मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने पे अगर मैं इस पोर्टफोलियो को या फिर इस मैट्रिक्स को अगर मैं स्ट्रेच करूँगी कितना एक्सटेंट पे, ईगन वैल्यूज़ के एक्सटेंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ ईगन वेक्टर्स, तो मेरा जो ये मैट्रिक्स है वो इस तरह से दिखेगा। एंड देन क्योंकि मैंने इसको रोटेट किया था तो मुझे वापस से रोटेट करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, मेरा था ये E2 एक तरीके से आपके लिए बेस की तरह यूज़ कर रहा है कि मैंने इतना इसको स्ट्रेच किया था, तो मैं वापस इसको स्ट्रेच करूँगी तो ये वापस से E2 ऐसे दिखने लगेगा। तो अब मेरा जो एक्लिप्स है वो इस तरह से दिखेगा। तो इसका मतलब अगर मेरा पोर्टफोलियो ये है, तो मेरा अगर स्ट्रेच वर्जन, उसका मतलब एक तरह से उसमें रिस्क रिटर्न सब कुछ कैलकुलेट अगर मुझे देखना है कि एक्चुअल में मेरा ये मैट्रिक्स कैसे दिखता है, सो वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो हर एक पोर्टफोलियो का हर एक स्टॉक का उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई स्टॉक है जिसमें जो कि हाई वॉलेटाइल है एंड हाई रिटर्न्स देता है, तो वो इतना स्ट्रेच होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरा स्टॉक है जो कम रिटर्न देता है, कम रिस्की है, तो वो इतना ही स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है। तो इट इज़ अ बेसिक। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि ये सब जो आप पढ़ा रहे हो, इन सब का काम क्या आएगा हमारे। अब जैसे कि मैंने आपको ये थ्योरी, अगर मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल फाइनेंस का डाला हुआ है, क्योंकि मैं जो मैं कैलकुलस वगैरह पढ़ा रही हूँ, कैलकुलस के आगे से सारी चीज़ें ना उसको मैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में डाल रही हूँ। लेकिन ये मैंने सोचा था क्योंकि बहुत ही बेसिक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो जब मैं आगे चल के आपको पोर्टफोलियो थ्योरी अगर पढ़ाती डायरेक्टली, तो आपको ये चीज़ समझ में आती कि मैंने कैसे किया, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको अगर फॉर्मूला दे देती कि देखो ऐसे 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 चीज़ें होती हैं, बट अगर मैंने उसके पीछे अगर आपको ये 3 स्टेप डांस नहीं पढ़ाता, अगर मैं आपको ये वीडियो नहीं पढ़ाऊँगी, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि अगर आपको ABCD नहीं आती है, देन यू विल नेवर लर्न हाउ टू मेक अ सेंटेंस एंड यू विल नेवर लर्न हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको ABCD समझनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो मेरी वो वाली वीडियोस हैं जिसमें मैं एल्गो फाउंडेशन सिखा रही हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग का फाउंडेशन, तो मैं वहाँ पे एकदम बेसिक में जा रही हूँ कि दैट व्हाट इज़ अ डेटा, ठीक है। डेटा स्टेशनरी होता है कि नॉन स्टेशनरी होती है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, तो नीचे लोग बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो मैं तुमको एक बार बताऊँ, तो जो तुम लोग अभी भी कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हो, उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज में आप पढ़ते हो एजम्पशंस क्या होते हैं, यही आपको रियलिटी से होल्ड करते हैं, लेकिन वो आपको थ्योरी का एक बेस बता देते हैं। अगर वो थ्योरी का बेस नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता होगा कि इन एजम्पशंस को अगर मैं हटाऊंगी तो ये चीज़ें कैसे चेंज होंगी।
सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न द एजम्पशंस कि बेसिस पे मेरी थ्योरी क्या है, देन हम उसको एक एक करके एजम्पशंस को हटाते हैं एंड देन हम उसको डील करते हैं। जैसे इकोनोमेट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में हम लोग ने, जब हम लोगों ने OLS पढ़ा था तो उसमें हमने काफ़ी एजम्पशंस पढ़े थे कि मल्टी कोलिनियरिटी होना चाहिए, हेटेरोस्किडास्टिसिटी होना चाहिए, नो ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने उसको पढ़ा था कि एक एक चीज़ें जब जैसे जैसे हटती जाती हैं तो कैसे कैसे थ्योरीज चेंज होती जाती हैं, ठीक है। एंड फिर जब हम उसमें रियलिटी चेक लेकर आएंगे आने वाली और प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे समझेंगे। तो पहले हमें ड्राइविंग सीखनी होती है एक मैदान में, फिर जाके हम हाईवे पे गाड़ी चला पाते हैं। अगर हमने ये नहीं सीखा, मैं तो आपको डायरेक्टली हाईवे पे ले जाऊँ गाड़ी सिखाने, तो भाई आपका तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। इट इज़ अ जर्नी। अगर मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगी ना तो आप कोलैप्स कर जाओगे, या तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, या भाग जाओगे ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको स्टॉकिस्टिक पे नहीं लेके जाना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो, एंड आई थिंक सो दैट विल बी मेरे लिए ईजी कि मैं आपको डायरेक्टली ब्लैक शोज में ले जाऊँ। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, डायरेक्टली आइटोलेमा पे ले जाती हूँ, चलो स्टॉकेस्टिक में ले जाती हूँ। जब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो क्या, मैं तो बोलूँगी मैंने तो सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे पर्पस फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। फटाफट आते हैं। अब आपने इंट्यूशन समझ लिया, ठीक है। सो दिस इज माई बेसिक कलेक्शन ऑफ देन आइटम्स, दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, जो कि मेरा मैट्रिक्स बनाता है। दिस इज माई मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स इज जस्ट बेसिकली शोइंग योर वेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन वो वेक्टर्स एक्चुअली में काम कैसा करते हैं, उन वेक्टर्स का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो मुझे ये बताता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैसे पहुँचूँ, अब इसकी ज़रूरत क्या है, हम डायरेक्टली इस मैट्रिक्स में भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने आपको आगे इसमें एग्जांपल दिए कि दिस माई मैट्रिक्स इज ए, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अगर ये मैट्रिक्स मेरा ए है, अब मैंने बोला है इसको 100 से 100 की पावर पे कर दो, तो आप तो पागल हो जाओगे उसको कैलकुलेट करने में। इनफैक्ट योर कंप्यूटर विल कोलैप्स। आप इसका 100 का पावर करने में, या फिर इसको आपको हर एक मैट्रिक्स उसको 100 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। मैंने बोल दिया इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, ईगन वैल्यूज लेकर आओ वगैरह, मतलब उन सबका ईगन वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट ऐसे। बट ये सब जो कैलकुलेशन है इसमें कैसे करोगे, तो इस आपका कंप्यूटर क्रैश करेगा, बहुत स्लो चलेगा आपका कोड। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि मैं ये कैसे इसको डिकम्पोज कर दूँ, ठीक है, ये पूरा जो स्टेप है ना, इट इज़ जस्ट बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग दिस मैट्रिक्स। अगर मैं इसको डिकम्पोज करके इसको सिंपल फॉर्म में कर दूँ, जैसे हमने चोल्स्की में किया, हमने एल और एल ट्रांसपोज में किया, ये एक तरीके का डिकम्पोजिशन हो गया है। तो मेरा मैट्रिक्स ए ही, बट वो मैंने 2 पार्ट में लिख दिया है, तो मैं इसके साथ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकती हूँ। देखो इससे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना कितना ईजी हो गया। अगर मैंने चॉस्की में कन्वर्ट कर दिया तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट विद इन अ लाइन, इन अ सिंपल लाइन कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। वैसे ही जो 3 स्टेप डांस इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिकम्पोजिशन। यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स को डिकम्पोज करेंगे इंटू 3 पार्ट्स, पी डी पी माइन इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आई विल सिंपली यूज द डी मैट्रिक्स टू कैलकुलेट ऑल द फर्दर थिंग्स, वो हम चीज़ें सीखेंगे इसमें। सबसे पहले कैसे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, वापस आते हैं कि ये वाला जैसे मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। इट स्ट्रेच थिंग्स वन मोर अलॉन्ग वन डायरेक्शन देन द अदर, और इस तरफ हमारा कम स्ट्रेच हो रहा है। ये चीज़ आपको दिख रही है। तो अब इसको थोड़ा सा डिकम्पोज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ईगन वैल्यूज़ करने कि ये कितना स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स है हो गया या कोई भी मैट्रिक्स है, उस हमें ये चीज़ दिख रही है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, क्या एक्सटेंड है, वो सब चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ईगन वैल्यूज़, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, बट आई एम गोइंग टू शो यू ईच एंड एवरी सॉल्यूशन। ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर का ऑलरेडी मैं लेक्चर बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा इससे पहले वाले लेक्चर है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एन ईगन वेक्टर्स, ठीक है। ईगन वैल्यूज़ मैंने इसको सॉल्व किया, देन दिस मैंने इनकी इक्वेशंस बनाई एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग एंड देन मेरे को ये 2 ईगन वैल्यूज़ मिल गई। अब फॉर ईच ईगन वैल्यू आई एम कैलकुलेटिंग यानी ईगन वेक्टर, फिर मैंने इसको ईगन वेक्टर को कैलकुलेट किया। अब देखो सेम इक्वेशंस आ रही हैं, तो मेरी दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो एक ही बनेगा, तो एक ईगन वैल्यू पे एक ईगन वेक्टर बना, ठीक है। अब मैंने इसको ONB, व्हाट इज ONB, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, रिवाइज दिस, ठीक है। मैंने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में उसको मैं कन्वर्ट किया एंड दिस इज माय ईगन वेक्टर नाउ। एंड सेकंड, फॉर द सेकंड ईगन वैल्यू मैंने सेकंड ईगन वेक्टर कैलकुलेट किया। इसमें भी जो मेरी इक्वेशंस बन रही थी दोनों सेम बन रही थी, तो एक ही ईगन वैल्यू एक ईगन वेक्टर आएगा। मैंने इसको भी ONB में कन्वर्ट किया, तो दिया ये बन गया।
तो फॉर ईच इगन वैल्यू आई हैव वन इगन वेक्टर, ठीक है। तो मेरा इगन वेक्टर का मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, लाइक दिस। अब मैंने बोला था पी डी, पी इनवर्स में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। तो दिस इज माई पी, व्हाट इज योर डी मैट्रिक्स, इट इज़ बेसिकली योर इगन वैल्यूज 7/2 एंड 3/2 आया था। दिस इज 7/2 एंड 3/2, 7/2 एंड 3/2 आ गया एंड मेरे डायगोनल में 0 हो गया। एंड देन पी इनवर्स विल बी, अब क्यों, क्योंकि मैंने पी को क्या किया था, मैंने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में किया था। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का इन्वर्स क्या होता है, उसका ट्रांसपोज। तो पी इन्वर्स इज बेसिकली योर पी ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये हो गया मेरा पी ट्रांसपोज। फिर उसके बाद अब देखो मैं इसको, वैसे तो ये डिकम्पोज हो गया, लेकिन फॉर पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन, टू वेरीफाई करने के लिए मैं ये दिखा रही हूँ, इसका सॉल्यूशन पूरा मैंने यहाँ पे दिखाया है। एंड विच इज़ अगेन योर, यही ए मैट्रिक्स था हमारा। तो बेसिकली आप ए मैट्रिक्स को पी डी और पी इनवर्स में कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो मुझे ए रेज़ टू द पावर 100 कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को 100 से की पावर में करते तो आपको इसको 100 बार लिखना पड़ता एंड 100 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, राइट। नाउ अब क्योंकि पी एंड पी इनवर्स तो मेरा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब मुझे सिर्फ डी की पावर 100 करनी पड़ेगी एंड डी इज़ माई डायगोनल मैट्रिक्स। तो मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो अब इसको कैलकुलेट करना कितना ईजी होगा, बस जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनकी रेज़ टू द पावर 100 कर दो, मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इतना इजी हो गया। अब मुझे पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है 100 टाइम्स। फाइनेंस का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि पोर्टफोलियो थ्योरी जो होती है मार्कोविट्स की, जो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में सीरीज़ में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ योर बेसिक पोर्टफोलियो एंड दिस इज़ योर एक्सटेंट। कि अगर मेरा पोर्टफोलियो ऐसा दिखता है फॉर द 2D मेट, मान लेते हैं कि मेरे सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं, ठीक है, इस पोर्टफोलियो में। तो ये मेरे जो पोर्टफोलियो है, जो मेरे ईच स्टॉक्स हैं, वो कैसे कैरी कर रहे हैं। एक मेरा स्टॉक है जो इतना स्ट्रेच हो रहा है, एक स्टॉक जो है सिर्फ इतना स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो दिस पोर्टफोलियो, दिस इज़ एक्चुअली द रियल दिस इज़ एक्चुअली अ रियल पोर्टफोलियो। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया एक HDFC का स्टॉक और एक डाल दिया SBI का स्टॉक फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो, बट ये एक तरीके से रियल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको थोड़ा सा इल्यूजन में लेके जा रहा है। दिस इज़ योर रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। कि ये मान लेते हैं HDFC का स्ट्रेच इतना हो गया, SBI का स्ट्रेच इतना हुआ, ठीक है। तो जब हम लोग आगे चल के पोर्टफोलियो थ्योरीज है, जब आगे चल के हम रियल स्टैट्स में आएंगे, जो हमारे एल्गो ट्रेडिंग में यूज़ होता है, क्वांट फील्ड में यूज़ होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लगेंगी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। अब एक टॉपिक और बचा है, फिर उसके बाद आई विल कंप्लीट दिस। मैंने सोचा था पूरा एक ही मैं कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए, तो मैंने दे दिया, ठीक है। कोई भी डाउट हो सो आस्क मी, ओके, बाय बाय।